कल की क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने बताया था चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एसोसिएटेड विद मास, विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल दिया था फोटॉन का, न्यूट्रिनो का। उसके बाद बताया था चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट विद वेलोसिटी, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज के ट्रांसफर के बारे में बताया था, कंडक्शन और इंडक्शन के थ्रू होता है। और कंडक्शन में बताया था चार्ज जब दो बॉडीज को कनेक्ट कर देंगे, आइदर कंडक्टिंग वायर और डायरेक्टली उनको फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे, तो चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक उनका पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाएगा। और इंडक्शन में बताया था कि चार्ज कुछ डिस्टेंस पर होगा, एक चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी चार्ज वाली को देख करके चार्ज हो जाएगी, जिसके लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला कि इंड्यूस चार्ज जो आता है Q डैश टू माइनस Q 1-1/K, जहां Q इंड्यूसिंग चार्ज हो जाएगा और ये इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया चार्ज अगर रेस्ट पर है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो एनर्जी। चार्ज यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, यानी वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी, एक्सेलरेटेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा। इंडक्शन जो होता है वो केवल बॉडीज के बीच में होता है। अगर पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल होगा, दूसरा अनचार्ज पार्टिकल होगा, पार्टिकल के बीच में इंडक्शन का इफेक्ट नहीं आता है। इंडक्शन का इफेक्ट जो आएगा बॉडीज के बीच में आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था चार्ज को हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज ट्रीट करके चलेंगे, पॉइंट चार्ज को स्फेरिकल मान के चलते हैं। फिर इसके बाद आपको स्पेसिफिक चार्ज बताया था, चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। कल मैंने आपको बताया था एक टर्म इसमें आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर चार्ज लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ is called linear charge density. Linear charge density यानी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L। इसकी यूनिट होगी कूलम, इसकी मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशन चार्ज का हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी, A इंटू टी ये हो जाएगा, अपॉन L ये इतना रहेगा। इसका डायमेंशन निकल कर जाएगा AT(L-1)। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब होगा जैसे ये कोई लेंथ है, इसके ऊपर हमने चार्ज इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस या माइनस जो भी लेंथ वाइज चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। चाहे ये थ्रेड हो या कोई ऐसे रॉड भी हो सकती है, ठीक है, थिन रॉड, इस पर ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा। कल मैंने आपको बताया था बीच में सिग्मा एक टर्म लिया था, यूज किया था इंडक्शन इफेक्ट में। सिग्मा डैश इक्वल हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट 1-1/K। तो ये अभी चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density, surface
चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आ जाएगा 8t L-2, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। अब ये चार्ज जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पर चार्ज लेंथ वाइज था, इसमें एरिया वाइज। अब एरिया वाइज कैसे होगा? एरिया कोई भी एरिया ले लीजिए, ये एरिया, इस पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। ये एरिया हो गया, यहां पर ये स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड चार्ज कहां पे आएगा? इसका सरफेस पे चार्ज होगा, यहां पर ये ऐसे चार्ज है। यहां पे अगर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है, इसकी रेडियस आर है, तो इसका अगर सिग्मा लिखना होगा तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर ये लेंगे, इसके लेंथ और विड्थ पट मालूम हो, लेंथ है ये भी, यहां पर सिग्मा इक्वल टू लिखा जाएगा क्यू अपॉन एल इंटू, ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया आ गया। इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम। यहां पर इसकी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, डायमेंशन 80 इंटू एल की पावर -3, ये इसका वॉल्यूम का डायमेंशन एल की पावर -3, ये डायमेंशन है। इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे ये स्फीयर है, मान लो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज अगर ये सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इनसाइड इस स्फीयर पे, इस तरीके से आ जाएगा सरफेस पे। यहाँ पर चार्ज पूरे वॉल्यूम पे आ गया। सॉलिड, अब सॉलिड किसमें आएगा? ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3 जगहों पे आपको जरूरत पड़ेगी जनरली, जो हमको जो सॉलिड स्फीयर मेन, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन, हॉलो कोन पे नहीं आएगा, हॉलो स्फीयर पे नहीं आएगा, या हॉलो कोन, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर पे नहीं आएगा। सॉलिड कोन होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा, इन जनरल यही मिलेगा। वरना क्यूब, क्यूब भी हो सकता है, सॉलिड क्यूबाइड भी हो सकता है, ज्यादातर हम लोग फिजिक्स में यही जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया वॉल्यूम वाइज। ये मैंने आपको 3 टर्म बता दिए, इस पे डायरेक्ट प्रॉब्लम भी बन जाती। अब हम लोग निकालें कैसे, देखिए ये तीनों टर्म कांस्टेंट टर्म है, तीनों टर्म लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा एंड रो आर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म लैम्डा सिग्मा एंड रो आर कांस्टेंट टर्म। मैं आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम देता हूं, हालांकि मेडिकल के बच्चों के लिए थोड़ा टफ लगती है इस टाइप की प्रॉब्लम, लेकिन आईआईटी बच्चा होगा,
जेई बच्चा होगा उनके लिए जरूरत है। और मेडिकल में जो हम जिन बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 प्लस मार्क्स लाने के लिए, उनको जानना बेहद जरूरी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on the rod of length L according to relation lambda equal to ax plus b, where lambda is linear charge density, linear charge density. Find total charge on the rod. ये यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रॉड ऑफ लेंथ L अकॉर्डिंग टू रिलेशन लैम्डा, या ऐसे कि दे सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रॉड whose linear charge density varies lambda equal to ax plus b, ऐसे ही बोल सकता है। या लैम्डा यहां बाद में बता दिया गया है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब उस रॉड पे जिसके लेंथ L है और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चार्ज वेरी कर रहा है, तो रॉड पर टोटल चार्ज कितना आएगा। अब इसको देखो, इसमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो बच्चे अभी तक इंटीग्रेशन नहीं सीखे हैं वो इंटीग्रेशन, जनरल इंटीग्रेशन सीख लें, बहुत जरूरी है। बगैर कुछ इंटीग्रेशन के इस चैप्टर में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ये बेसिक चीजें हैं। ये मैं लास्ट ईयर से कहता चला रहा हूं, एक लेवल तक, हल्के लेवल तक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आना जरूरी है। जब भी फिजिक्स का एक बेसिक वसूल है, जहां पर चीजें वेरी करने लगेंगी, जब चीजें वेरी करेंगी तो आपके जितने भी जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं ये एक भी नहीं लगेंगे, वहां पर हमको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहां पर लैम्डा इक्वल टू दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लैम्डा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। ए एंड बी कांस्टेंट है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ये एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट टर्म है। अब अगर ये x की वैल्यू 1 होगा तो इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, x की वैल्यू 2 होगी, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, x की वैल्यू, यानी ये वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट रहेगा तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इसमें हमने ये रॉड ले लिया, ये रॉड है, मान लिया यहां पर इस रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी लेंथ हमने कितना ले लिया, ये लेंथ L लेंथ दे रखा है, ये L लेंथ गिवन है यहां से यहां तक। अब यहां पर हमको यहां से यहां तक टोटल चार्ज निकालना है, इसके अकॉर्डिंग चार्ज वेरी कर रहा है, यानी यहां पर चार्ज कुछ और है, यहां कुछ और हो गए। जैसे जैसे ये x डायरेक्शन में x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वहां तक चार्ज वेरी करता चला जाएगा और बढ़ता जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब ऐसे केस में निकालने के लिए हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, वो चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो, कुछ भी गिवन होगा। ऐसे केस में जब भी वेरिएबल होगा तो हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट हम यहां से x डिस्टेंस पर आकर के इस जगह पर एक बहुत छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, छोटा सा, ये x यहां डिस्टेंस है, x यहां पर है, ये x के आगे ये x गिवन है तो हम x ही लेंगे यहां पर। अगर ना दिया होता तो आप कुछ भी ले सकते थे। यहां पर आगे इसके dx लेंगे, ये इतना, ये x, ये dx, ये x के आगे ये जो एलिमेंट लिया जाएगा ये dx लिया जाएगा। यहाँ x लेंगे तो आगे dx। अगर इस यहाँ पर x ना दिया होता है या कुछ हमको अपने से लेना होता है, जैसे अगर यहाँ r लिखा होता तो r ले तो आगे dr लेना पड़ेगा, y लेंगे तो आगे dy लेना पड़ेगा, z लेंगे तो आगे dz लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है x ले लो तो आगे dy, या इसको r ले लो तो आगे यहाँ dx ले लो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ x गिवन है,
आगे x के आगे ही थोड़ा सा dx होगा। कल मैंने आपको बताया था डेल्टा x और dx में डिफरेंस बता दिया था और बताया था ये फिजिक्स में हर जगह मिलता रहेगा अपने को। डेल्टा x ओनली चेन बताता है, dx वेरी स्मॉल चेन। तो ये जो है बहुत छोटा है, इसको जस्ट लाइक पॉइंट हो सकता है ये, ठीक है। dx यहां पर हम चार्ज निकाल लें, यहां पर अगर हम चार्ज निकालेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा हमने आपको बताया लैम्डा इक्वल होगा, यहाँ पर चार्ज कितना होगा, इस जगह पर चार्ज मान लेते हैं कितना आएगा, यहाँ पर चार्ज जो होगा ये मान लेते हैं dq चार्ज होगा, यहाँ पे dq, लैम्डा इक्वल हो जाएगा dq। लैम्डा क्या बताया आपको, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे हम चार्ज निकालना है, लैम्डा क्या बताया, लैम्डा रो सिग्मा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ हो जाएगा dq अपॉन लैम्डा चार्ज dq। ये लेंथ कितना है dx, हमें क्या चाहिए dq, dq इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू dx ही आ जाएगा। dq ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा कितना दे रखा है ax प्लस b ये दे रखा है और ये dx ही आ गया, ठीक। ये इतना आ गया। हमको क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक टोटल चार्ज चाहिए। टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे ये इंटीग्रेशन dq, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा ax प्लस b और dx। हमें टोटल चार्ज निकालना, इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। ऐसे dq यहां होगा, dq यहां होगा, dq यहां होगा, dq यहां, dq बहुत होंगे, जीरो से लेकर के l के बीच में नंबर ऑफ dqs होंगे, तो सबको हमें ऐड करना है यानी इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर क्या, यहां पर x की वैल्यू कितना, यहां से स्टार्ट है x, यहां x 0 होगा और कहां तक वेरी कर रहा है, यहां तक। ये लेंथ टोटल कितना है, l है, ये 0 से लेकर के l तक हम इसको इंटीग्रेट कर दें। यहां पे चार्ज इस जगह पे 0 रहा होगा और इस पे मान लें Q चार्ज आ जाता है, ये जो भी ले लिए कैपिटल Q ले लिए, ये इतना आ गया यहाँ पर इसको इंटीग्रल dq या इंटीग्रल dx x आता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q आएगा और ये Q को ये लिमिट रखा रहेगा, ये 0 से Q इधर रहेगा और इस तरफ हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ax, a ऐसे रहेगा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, x की पावर n से इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 1 है, x n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा अपॉन n प्लस 1, ये इतना, ये b ऐसे रहेगा। फिर यहाँ पे इंटीग्रल dx x होता है, ये इतना आ जाएगा। अब ये लिमिट लगी रहेगी 0 से l, ये इतना लगा रहेगा। पहले अपर लिमिट रखते हैं इसकी जगह, ये q हो जाएगा, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट 0, फिर यहाँ पर भी ऐसे पहले अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पर, यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना, ये इंटीग्रेट किया है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, x के प्लेस पे ही ये लिमिट रखी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे l स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा प्लस b इंटू l, ये आ जाएगा। फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी q इक्वल टू हमारे पास जो चार्ज निकल के आ जाएगा वो आएगा a l स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b इंटू l, ये आंसर होगा इसका, a l स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b इंटू l। इस तरीके से हम चार्ज निकालेंगे, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन था। इसी तरीके से सिग्मा दिया रहेगा, इसी तरीके से रो दिया रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर वेरिएबल होगा वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो सीधा सीधा रो बराबर हम लिखेंगे q अपॉन जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मान लो स्फीयर है तो रो इक्वल टू q अपॉन वाई, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो जो भी बॉडी रहेगी, जो भी शेप रहेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो हम रख देंगे, ठीक है। ये समझ में है। इसमें हम क्या काम करेंगे, पहले एक फिगर बनाए, एक रॉड लिया, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, उस पर हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट ये लिया dx, एलिमेंट बहुत स्मॉल होगा, x दे रखा है, x अगर गिवन है तभी हमने dx लिया। अगर ये न दिया होता, बोल देता डायरेक्टली वेरी कर रहा है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या x दे देता, तो हम लैम्डा इक्वल टू अपने हिसाब से लैम्डा ए आर, लैम्डा बी आर, लैम्डा ए एक्स कुछ भी लिख लेते हैं, लैम्डा के एक्स कांस्टेंट लगा के लिखते हैं। लेकिन यहाँ दे रखा है, प्रोपोर्शनल नहीं लगाया है कि इस रिलेशन से वेरी कर रहा है, तो ये हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, x डिस्टेंस पे जाकर के एक एलिमेंट लिया dx, इस एलिमेंट पे हमने चार्ज कैलकुलेट किया, लैम्डा चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ, हर जगह लैम्डा रो सिग्मा मैंने बताया कांस्टेंट टर्म में, dq इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू dx, यहाँ से dq ये इतना आ गया, लैम्डा की वैल्यू दे रखा है हमको, यहाँ रख दिया। फिर अब ये dq आया, अब हमको टोटल चार्ज चाहिए,
टोटल के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे dx है, इधर l की लिमिट लगेगी, रॉड के लेंथ दे रखा है 0 से l और टोटल चार्ज 0 से q, ये इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आ गया। इस तरीके से ये प्रॉब्लम मैं मानता हूँ मेडिकल वालों को थोड़ा सा टफ दिखेगा, IIT वालों के लिए अच्छे, लेकिन ये मेडिकल में जरूरत पड़ेगी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए। जिन बच्चों को 150 प्लस मार्क्स लाना होगा ये सब आना जरूरी है। एक थोड़ा सा इससे हल्की से डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हम चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ निकालना सीख लें, क्योंकि अभी आगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर जो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टॉपिक्स आएंगे तो उसमें बहुत जगहों पे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। एक तो होता सीधा फार्मूला बेस्ड, तो फार्मूला बेस्ड तो बच्चे निकाल ही लेते हैं, हमको खाली ये नहीं पढ़ना है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। आप मिड एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं और आपको देता हूं। A solid sphere of radius r charge distributed on the sphere according to relation rho equal to rho naught 1 minus small r upon capital R, where rho volume charge density and rho naught constant r वेरिएबल स्मॉल r, कैपिटल R तो उसकी रेडियस हो गई, ठीक है। फाइंड टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, ऑन द सॉलिड स्फीयर। ये सवाल। अब यहां पर देखिए वेरिएबल आ गया, चार्ज वेरी कर रहा है, रो नॉट कांस्टेंट हो गया, कैपिटल R कांस्टेंट है, सॉलिड स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट रहेगी, स्मॉल r उसके सेंटर से चार्ज वेरी कर रहा है, स्मॉल r ये वेरिएबल डिस्टेंस। तो स्मॉल r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको रेडियस तक जाएगी, तो वहां तक ये जो है वेरी करता जाएगा। जैसे रेडियस से पहुंच जाएगी ये r कैपिटल R और कैपिटल R कांस्टेंट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर जाकर के 1 आ जाएगा। तो इससे ये वेरी कर रहा है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन r, ये दे रखा है। अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो देखिए कैसे करेंगे। एक एलिमेंट इसमें भी लेना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर पहले लेते हैं। ये रिलेशन गिवन है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये सॉलिड स्फीयर है, यहां पर चार्ज वेरी कर रहा है, यहां पर चार्ज इस जगह से वेरी कर रहा है, ये कैपिटल R। अब यहां पे चार्ज हर जगह है, ये खाली नहीं है, ऑल स्फीयर सॉलिड स्फीयर कहां तक जाएगा वेरी करेगा, इसके सरफेस तक वेरी करेगा। अब एलिमेंट हम कैसे लेंगे, देखो एलिमेंट लेने का एक तरीका होता है कि आप ये सोचिए किस चीज से मिलके बना होगा, किस चीज से मिलके बना होगा। जैसे अभी हमने आपको इससे पहले बताया था कि ये रॉड है, इसको अगर यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले, ये dx 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 dx, एक ऐसे पॉइंट निकलता चला जा रहा था, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो
ये एक ये चीज है, रेक्टेंगुलर टाइप की चीज है। इस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता पूरे एरिया पे, ये किस चीज से मिलकर बना होगा? इसमें देखिए ऐसे जैसे एक रेड वाली लाइन दिख रही ना, ऐसे एक स्ट्रिप है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं, ऐसे बहुत सारे। इसको अगर कैंची से कट करें तो एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप निकलती चली जाएगी। ये नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स से मिलकर के ये पूरा तैयार हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये इसमें जो एलिमेंट लिया जाएगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे अगर इस टाइप से होता है। सॉलिड स्फीयर में जो सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर को हम दो तरीके से मान सकते हैं। कैसे? दो तरीके से कैसे मान सकते हैं? सॉलिड स्फीयर है, अब चाहे सॉलिड स्फीयर ले लो या सॉलिड स्फीयर जैसे कोई चीज ले लो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने रियल लाइफ में जो देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गोल सी आलू ले लो या एप्पल ले लो, उसको अगर आप ऐसे कट करिए, ऐसे कट करते अगर चले जाए तो ऐसे एक चिप निकलती चली जाएगी। ये कैसे? सॉलिड आलू, ये आलू है, यूं कट किया एक और कट किया एक, तो इसमें क्या निकल रहा है? डिस्क निकलती चली जा रही है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल रेडियस की बीच में आएगा, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इधर जब कट करेंगे फिर कम होती चली जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं सॉलिड स्फीयर नंबर ऑफ डिस्क से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा हम सॉलिड स्फीयर को दूसरी चीज ले सकते हैं कि मान लो ऐसे हॉलो स्फीयर है, ये ऐसे हॉलो स्फीयर, ये है हॉलो स्फीयर ऐसे लिए। तो अब हॉलो स्फीयर है तो ये इसके ऊपर इसको आपको सॉलिड करना है। कैसे सॉलिड करेंगे? इसके चारों तरफ एक लेयर लगा दीजिए। ये हॉलो स्फीयर है, इसके चारों तरफ एक लेयर लगाएंगे, ठीक है। वो जो लेयर होगी, अगर ये जिसके ऊपर लगा रहे इसको अगर हम हटा लें तो ये जो लेयर निकल के आएगी ये भी एक स्फीयर होगी, हॉलो स्फीयर। इसकी थिकनेस बहुत कम होगी, इसको शेल बोलते हैं, स्फेरिकल शेल। फिर ऐसे एक लेयर लगाइए इसके ऊपर, फिर ऐसे एक लेयर लगाइए, तो ऐसे धीरे धीरे अभी ये इतना मोटा, धीरे धीरे ऐसे मोटा होता चला जाएगा, यानी ये सॉलिड हो जाएगा। हम ये मान सकते हैं कि जो सॉलिड हो रहा है ये चारों तरफ के एक जो लेयर लग रही है ये स्फेरिकल शेल है। तो हम इस सॉलिड स्फीयर को दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, या तो स्फेरिकल, या तो इसको डिस्क मान लें, नंबर ऑफ डिस्क से मिलकर बना हुआ है, या हम ये मान लें कि नंबर ऑफ हॉलो स्फेरिकल या स्फेरिकल सेल से मिलकर बना हुआ है, और इसके बाद ये स्फेरिकल सेल से मिलकर बना हुआ है। और तो अब हमको जो एलिमेंट लिया जाएगा वो स्फेरिकल सेल लेंगे या डिस्क ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं, तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से आर रेडियस पे जाएंगे और एक ये स्फेरिकल सेल लेंगे, ये स्फेरिकल सेल यहाँ पर ये। अब ये सेल मैंने सेल स्फेरिकल सेल कैसे होता होगा? जैसे आपने स्फेरिकल सेल देखा होगा, मार्केट में देखा होगा, लोग बच्चों खेलने के लिए लोग गुब्बारे वगैरह बलून वगैरह बेचते हैं, सो बबल निकालते हैं, फुर्र से ऐसे मारते हैं, ये ऐसे निकल जाता है, जो है बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, वो स्फेरिकल सेल है। पतला होता है ना, बिल्कुल जल्दी स्फोट भी जाता है, और रहता कैसा है? गोल गोल रहता है एकदम, तो वो स्फेरिकल सेल है। उसके ऊपर अगर हम लेयर चढ़ाते चले जाएं तो सॉलिड हो जाएगा। तो ये उस टाइप की चीज है, ये जो हम बना रहे हैं ये फिगर, तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। जो बबल होता है आपने देखा होगा, तो उसकी थिकनेस तो कुछ तो रहेगी। अब जब बहुत पतली कोई चीज होती है तो हमने आपको बताया उसके लिए क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं। ये एक स्फेरिकल सेल हमने मान लिया, और ये रेडियस, ये स्फेरिकल सेल है जो कि इसकी रेडियस वेरी कर रही है। इसको कितना हम लेंगे? हमारे फार्मूले में दे रखा है स्मॉल आर दे रखा है, यहाँ पर स्मॉल आर ही लेंगे, दूसरी चीज नहीं ले सकते आप। अगर कुछ और लिखा हो तब कुछ और लेते हैं। आर लेंगे तो आर के आगे क्या लेना पड़ेगा? डी आर लेना पड़ेगा, आर के आगे डी आर। ये स्फेरिकल सेल। अब हमको अगर इस स्फेरिकल पे सेल पे चार्ज निकल के आ जाए, इस पे कितना चार्ज होगा इस पे? जैसे ये स्फेरिकल सेल रेडियस आर है, मान लिया रेडियस आर की है इस पे। अब ये तो बीच में खाली है, ऐसे ये तो दिख रहा है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे सोप बबल का एग्जांपल दिया आपको, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, दिखता रहता है। अब ये ऐसे खाली है, यहाँ पर इस पे चार्ज पूरा सरफेस पे होगा, यानी ये तो खाली है ना, अंदर कुछ भी नहीं है, बस केवल जो पतली सी लेयर है इसके ऊपर चार्ज है, यानी किस पर चार्ज है? इसके सरफेस पर, एरिया पे चार्ज, इतने वो वॉल्यूम पे नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ये इतना होगा इसका, ये तो इसका सरफेस एरिया होगा। इसकी थिकनेस ले लें, थिकनेस अंदर कुछ ना कुछ थिकनेस है ना, कि इसमें चार्ज अंदर भी घुसा हुआ है, यहाँ घुसता हुआ चला जा रहा है, इसके बीच में भी आएगा। तो इस पूरे वॉल्यूम पे इस पे अगर चार्ज निकालेंगे तो हमको चार्ज इस पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे चार्ज निकालेंगे, हमको रो दे रखा है, रो बराबर हमने आप क्या होता है? रो इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे चार्ज कितना मान लेंगे? इस पे चार्ज कितना आ रहा है? डी क्यू आ रहा है, ये डी क्यू चार्ज मान लेते हैं, डी क्यू अपॉन इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम लेंगे, स्फेरिकल सेल, इसका स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और हमें वॉल्यूम चाहिए तो लेंथ से मल्टीप्लाई करें, थिकनेस कितनी है? डी आर, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया इंटू डी आर। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे स्क्वायर का एरिया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब यहां से लेकर के यहां तक होगा,
ये बीच में खाली है ये इतना, हम क्या ले रहे हैं जो स्फीयर है ना, ये देखिए ये इसकी थिकनेस है ये इतना, ये बीच में खाली हो गया, ये थिकनेस हो गया, सरफेस पे चार्ज है, हमको बस केवल ये वाला वॉल्यूम चाहिए जिस पे चार्ज है, जिस पे चार्ज ये दिख रहा है ना, इस पे हॉलो स्फीयर होगा, ये बीच में खाली है, तो हमको अगर यहाँ भी भरा होता तब तो 4/3 पाई आर क्यूब लेते, लेकिन हमें इस सरफेस का जो सरफेस का एरिया और जितना थिकनेस अंदर आ रहा होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू थिकनेस, ये हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ वॉल्यूम ऐसे लेना पड़ेगा, अगर हमको पूरा लेना होता यहां से लेकर यहां तक तब फिर 4/3 पाई आर क्यूब रखते हैं, ठीक करेक्ट। अब ये डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डी क्यू हमें क्यू ही चाहिए, डी क्यू इक्वल हो जाएगा रो इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये इतना आ गया करेक्ट। अब यहाँ पर डी क्यू ये इतना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा रो प्लेस रखा जाएगा रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और इंटू ये रो के प्लेस पे रख दिया इंटू 4 पाई ऐसे रहेगा, 4 पाई इधर, आर स्क्वायर इधर, ये डी आर ये इतना है, ठीक। हमें क्यू चाहिए, कहां से कहां तक क्यू चाहिए, यहां से लेकर सेंटर से लेकर के यहां तक पूरे स्फीयर पे चार्ज चाहिए, पूरे स्फीयर पे, तो स्फीयर पूरा यहां से, ये हमारा सॉलिड स्फीयर, ये रेडियस आर यहां से यहां तक इसकी रेडियस ये इतनी आ रही है ना, इतना है, तो हमको यहां से लेकर यहां तक चार्ज चाहिए, जिसको इंटीग्रेट कर इधर इंटीग्रेट कर दें टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा। इससे पहले बता चुका हूं, इसमें रो नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो और ये हो जाएगा अंदर आ जाएगा, ये आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपन ये कितना आ जाएगा, आर ये इतना रहेगा और इंटू डी आर ये इतना रहेगा, और जीरो से लेकर के आर तक हम इसको इंटीग्रेट कर दें, जीरो से आर ये इतनी लिमिट लग जाएगी यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करें, ये इसको इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट इंटू 4 पाई ऐसे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ n की जगह ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा r की पावर 3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा माइनस r की पावर यहाँ 3 है, तो इंटीग्रल x की पावर ये होता है ना फार्मूला x की पावर n dx, ये इतना, तो ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर n के प्लेस पर 3 है तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 4 इंटू r, ये इतना रहेगा, लिमिट 0 से r ये इतना लगी रहेगा, लिमिट कितनी ले 0 से r। अब यहाँ पर हम इसको q बाहर, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले लिमिट रखिए 4, यहाँ पर हो जाएगा r क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा r टू द पावर 4 अपॉन 4r ये रहेगा, फिर ये जीरो पुट करेंगे यहाँ पर तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे जीरो, अब यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब बाहर निकाल लीजिएगा 4 पाई इंटू आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1/3 माइनस 1/4, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई 12 एलसीएम ले लेना, 12 एलसीएम ले यहाँ 4 माइनस 3 1/12 आ जाएगा, तो रो नॉट इंटू 4 पाई इंटू आर क्यूब अपॉन ये आ जाएगा 12। अब हमको ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा। इस तरीके से चार्ज निकालेंगे, लेकिन इतना ये मेडिकल में नहीं आने वाला, ये आप जान लीजिए, जानना जरूरी है आपके लिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप स्टार्टिंग से, या आईआईटी बच्चों के लिए या उन मेडिकल के बच्चों को आना चाहिए जो जिनको 150 प्लस मार्क्स लेकर के आना, तो बेस तो अभी से आपको बनाना पड़ेगा। जिनको डिफिकल्ट लग रहा हो भाई छोड़ दो, क्योंकि इंटीग्रेशन का आना जरूरी है। आप इंटीग्रेशन पीछे देख लीजिए, पीछे से अभी हमारी वीडियो जाने वाली है इंटीग्रेशन पर, उसमें आप पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आपने 11th में पढ़ा होगा, एक दफे रिवाइज कर लीजिए जाकर के, उसकी जरूरत पड़ेगी। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी भारी लग रही होगी आपको, लेकिन आगे मैंने आपको चूंकि कॉन्सेप्ट बताया लैम्डा रो और सिग्मा, अभी सिग्मा वाली प्रॉब्लम रह गई, बीच में आ जाएगी वो भी, वहां पर भी ऐसे वेरिएबल होगा, सिग्मा इक्वल टू लिखा होगा सिग्मा नॉट आर होगा, या सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन आर होगा, या आर स्क्वायर हो, इस तरीके से रिलेशन दिए रहते हैं। आई हुई एक जे में प्रॉब्लम, आईआईटी में प्रॉब्लम आ चुकी है। आईआईटी की कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो इजी होती हैं, 1-2 लाइन में सॉल्व होती हैं, वो नीट वालों के यहाँ एज इट इज रिपीट हो जाती है, इसलिए हमको उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया चार्ज के लिए, जो अच्छे बच्चों तक के लिए भी ये पूरा हो गया। इससे पहले
अगर ये बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, या कुछ जिनका समझ में नहीं आएगा, जिनका इंटीग्रेशन कमजोर होगा, तो ठीक है, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नीट में नहीं आता कि इतना डिफिकल्ट आएगा। लेकिन जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया, आप टॉप करने की अपनी योजना बनाइए। अगर जो बच्चे, उनको ये शुरू से पूरा आना चाहिए, उनके लिए भी मैंने बता दिया। अब आगे देखिए, ये चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, चार्ज के सारी प्रॉपर्टीज बता दिया, चार्ज कैसे आएगा, क्या भी आगे इलेक्ट्रोस्टैट में मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा, वहां पर चार्ज वेरी करा देता है, चार्ज की जरूरत पड़ती है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया चार्ज कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ, फर्स्ट लॉ। अब देखिए कूलम्स में क्या होता है, जो चार्जेस हैं, हमने आपको बताया चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। कूलम्स का ये कहना है कि इनके बीच में कूलम्स, अब बताएगा इनके बीच में फोर्सेस कैसे लगेंगे। कूलम्स का फर्स्ट लॉ ये है, लाइट चार्जेस यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइट चार्जेस repel each other. And unlike charges attract each other. लाइट चार्जेस सेम नेचर के होंगे, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जनरल लॉ है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड लॉ, अब जो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। भाई ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इतने से, या रिपेल कर रहे हैं इतने फोर्स से, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। सेकेंड लॉ, वायलेट ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, कहीं थोक में आ जाएगा, बल्क में आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा, तो आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जहां भी वेरिएबल आएगा, फिजिक्स का बेसिक रूल, वहां आपको कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहां पर दो पॉइंट चार्जेस हमने ले लिए। अब ये दो पॉइंट चार्जेस ऐसे हो सकते हैं, ये पॉइंट चार्ज मैंने आपको पहले बताया, कल आपको बता दिया था इससे पिछले वाले वीडियो में, पॉइंट चार्ज कोई स्फेरिकल ट्रीट करते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज को, ये जस्ट लाइक पॉइंट होगा बहुत स्मॉल। यहां पर Q1 चार्ज ये, अगर ये Q2 चार्ज ये, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस हमने x ले लिया, ये डिस्टेंस x ले लिया यहां से ये। अब ये दोनों कितना डिस्टेंस पर रखे गए, ऐसा कुछ यहां दिया नहीं है, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए। ये वाला रिपेल करेगा, ये वाला सेम नेचर के, अगर ये अपोजिट नेचर का होगा, ये प्लस हो गया माइनस, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अभी ये दोनों सेम नेचर के हैं, ये वाला चार्ज क्या काम करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, और ये वाला चार्ज क्या काम करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर धक्का देगा, तो ये 1 वाला 2 को देगा, F12 इधर लगेगा, F12, और 2 वाला, ये 2 वाला चार्ज 1 को धक्का देगा, तो ये F21 इधर लग गया। सेकंड वाला इसको इस तरह रिपेल कर रहा है, सेकंड वाला इधर धक्का देगा, फर्स्ट वाला इधर धक्का देगा, दोनों, लेकिन ये दोनों इक्वल अपोजिट होंगे, जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में कूलम्स ने बताया, इनका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो भी होगा ये, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between, ये B ऑब्लिक W मतलब बिटवीन हो गया, ठीक है। PT लिख देंगे तो पॉइंट होगा, C ऑब्लिक D लिख देंगे तो कॉर्ड कहलाएगा, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ये स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल टू SQ लिखा हुआ है यहां पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कूलम्स का कहना है, कूलम्स का कहना है जब फोर्स चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। यहां पर ये इतना हम नोट कर लिए, इतना इसको बना लीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them, करेक्ट। अब देखिए इसको हम ये फोर्स जो होगा, ये फोर्स F जो कि F12 F21 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फोर्स जो होंगे ये इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा वही उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा। F12 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F21। डायरेक्शन दोनों के डिफरेंट है, अगर ये राइट में जा रहा है ये लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है, इसलिए इनके बीच में ये डायरेक्शन अलग होने की वजह से माइनस साइन लगे, ठीक है। अब उनके मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे मॉड लिखते हैं, मॉड ऑफ ये इतना, ये इक्वल हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ F21। अब अगर इसके अंदर माइनस है ना, जब मॉड लगा देते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, प्लस लिया जाता है, यानी प्लस लेके बाहर निकालेंगे तो मॉड दोनों का बराबर आ जाएगा। अब ये कह रहा है दिस फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फिलहाल यहाँ पर F12 या F21 लिखा हुआ है, इसको हम F लिख ले रहे हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनके बीच डिस्टेंस कितना x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर ये उतना हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल साइन F प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों प्रोपोर्शन को मिक्स कर दिया, ये आ जाएगा। इस प्रोपोर्शन को जैसे हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, फिलहाल हम इसका नाम K डैश रख रहे हैं, इस कांस्टेंट का K डैश Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये K डैश आ गया Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ये इसको ये आ गया, ये इतना। जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट K डैश, अभी K डैश के बारे में आगे आपको बता रहे हैं, K डैश की वैल्यू कितना होगी, ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये इतना आ गया, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इनको वेक्टर का सम लेना पड़ेगा। तो वेक्टर का सम आपको 11th में वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़े होंगे जाके आज रिवाइज, पढ़े होंगे भूल गए होंगे तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये F इक्वल टू, अब यहाँ पर F आ जाएगा, F इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, K डैश ऐसे रहेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन ये हो जाएगा x क्यूब, यहाँ पर आगे इसको लिख देंगे x वेक्टर आगे लिख देंगे, ये ठीक है, ये इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो x आ जाएगा, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर वही चीज आएगी, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर K डैश की जो वैल्यू होती है, K डैश की वैल्यू ये होगा 1/1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन ग्रीक टर्म में एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन एप्सिलॉन। जीरो लगा हुआ है तो एप्सिलॉन जीरो बोलो या एप्सिलॉन जीरो को नॉट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इतना
आपको एक कांस्टेंट बता दिया, ये फोर्स बताया, दो पॉइंट चार्जेज होंगे तो उनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, इनके नेचर पर डिपेंड करेगा, वो आपको पता होगा, प्लस प्लस ले रहे हैं, माइनस माइनस ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। वन वाला सेकंड पे लगाएगा, सेकंड वाला वन पे लगाएगा, दोनों के फोर्सेज इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन वाइज देखेंगे, डायरेक्शन वाइज अलग है। इसकी डायरेक्शन अगर प्लस आई कैप है तो इसकी माइनस आई कैप होगी। वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो इसलिए वेक्टर तो डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इतना आ जाएगा। इसके बाद हम आपको ये यहां से आगे फिर यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आपको कांस्टेंट के बारे में और बताते हैं। अब इस फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू K डैश की जगह क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो निकाली गई है वो 9 इंटू 10⁻⁹, ये इतना आ जाएगा। ये पूरा टर्म हो जाएगा यहाँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये कूलम अपॉन कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाएगा, पढ़ा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू, अब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना हो तो 9 इंटू 10⁹ को यहां लाइए, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पाएगा 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इतना कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमको ये एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना, तो ये यूनिट इधर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर इधर आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। चार्जेस, तो अब ये कांस्टेंट, अब कहीं भी हम अगर आप डायरेक्ट रखना हो तो डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, या इसकी जगह कहीं पर K रख दिया जाएगा। अभी K इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आगे हमको K थोड़ा समझाना है आपको, इसमें एक टर्म K और आएगा, वो बता दूं बाद में, फिर वो समझ जाएंगे, फिर यहाँ पे आप K रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इसलिए हमने इसको K डैश लिखा है कि आपको आगे दूसरा K जो आ रहा है उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक। यूनिट याद रखिएगा, ये यूनिट वगैरह छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत मैटर करती हैं नीट के एग्जाम में। और ये एप्सिलॉन नॉट की ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको जरूरत पड़ेगी, अपने कैंसिल हो जाएगा, वैसे गिवन रहता है एग्जाम में वैल्यू, लेकिन अभी आप इतने प्रैक्टिस करोगे कि अपने आप लर्न हो जाएगी। ये ना लर्न हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन कैपेसिटेंस वगैरह में जरूरत पड़ जाती है वहां सॉल्व करने के लिए। अगर एग्जाम में आएगा तो वहां वैल्यू गिवन रहेगी, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगी। आप यहां पर एक टर्म जो हमने आपका एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट बाद इसमें एक टर्म आएगा एप्सिलॉन आता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी जो अभी हमने दोनों चार्जेस रख रखा था, इससे पहले Q1 Q2 बनाया था ना, ऐसे Q1 यहाँ पर Q2 यहाँ पर, तो इनके बीच में एयर है, वैक्यूम हम लेके चल रहे हैं, कोई मीडियम नहीं है। अब मीडियम क्या हो सकता था, दोनों चार्जेस को पानी के बीच में रख दें, दोनों चार्ज के बीच में कुछ वैक्स लगा दें, दोनों चार्ज के बीच में डीजल, पेट्रोल, लत्ता, गत्ता, पत्ता, सत्ता कुछ भी लगा दो, मीडियम चेंज कर दो थोड़ा सा। तो मीडियम अगर चेंज कर देंगे तो इनके बीच में मीडियम, अगर कहीं भी बीच में दोनों चार्जेस क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस फेंकता रहता है। कल आपको बताया था कि चार्ज अगर रेस्ट पे रहता है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हैं। अब अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ था, एक पॉइंट चार्ज यहाँ था, तो लाइन्स ऑफ फोर्सेज आ रही होंगी एक दूसरे की तरफ, वही रिपेल कर रही है, वही अट्रैक्ट कर रही है। अगर बीच में कोई मीडियम लगा दीजिएगा तो वो जाने ही नहीं देगा, वो लाइन्स ऑफ अट्रैक्ट तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस करती है ना, वो अट्रैक्ट करती है या वही रिपेल करती है, उससे आपको एहसास होता है कि रिपल्शन हो रहा है, इस चार्ज पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो अब अगर बीच में मीडियम आ जाएगा तो वो पहुंचने नहीं देगा, यानी वो फोर्स में रुकावट पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज हो जाएगी, इसको डिक्रीज करने के लिए जो डाइलेक्ट्रिक आएगा वो यहां लगता है नीचे, क्योंकि ऊपर लगा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और वो लाइन्स ऑफ फोर्सेस को बीच में, ये चार्ज यहां पर है
और ये चार्ज यहाँ, इनको दोनों ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही हैं, अब कोई बीच में आगे आने नहीं दे रहा है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ना अट्रैक्ट कर पाएंगे, रिपल्सन, उनके हिंड्रेंस पैदा होगा। ये हिंड्रेंस जब पैदा होगा तो उनकी फोर्स वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब डिक्रीज होती है तो ये एप्सिलॉन ये आपका कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। इसका दूसरा नाम होता है, इसी को के भी बोलते हैं, ये के के बराबर होता है, ये कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। इसलिए मैंने अभी ऊपर के नहीं लिखा था, ये के समझ जाइए, उसके बाद आगे के ही लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी जो बीच में मीडियम ने लगा दिया उसकी स्ट्रेंथ कितना है। अब ये रिलेटिव टर्म जहां कहीं भी आएगा, जब भी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये मीडियम अपॉन फ्री स्पेस लिखा जाएगा, मीडियम अपॉन फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आ गया, ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से डिनोट करते हैं। या अगर आपको के बराबर यहाँ पर एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना होगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद रखिएगा, इस पे भी आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। अब रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि इसकी यूनिट आपको बताया भी यहाँ पर कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, इसकी भी वही होगी। फर्क ये फ्री स्पेस में है, ये मीडियम में है। अब इनका दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव की कोई यूनिट नहीं आती। जब भी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी या और कोई भी रिलेटिव डेंसिटी अगर आएगा ये टर्म, तो ठीक है, जहां पर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, बॉडी की वाटर की यूनिट कैंसिल, इसलिए सब यूनिट लेस आएगा। तो ये के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आ जाएगा। अब के क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के की वैल्यू होती है 1 होती है फॉर एयर के लिए, और एयर और वैक्यूम के लिए, जो कि अभी हम लोग बीच में जो दोनों पॉइंट्स याद रखे थे वो एयर या वैक्यूम के बीच में ही था वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा के की वैल्यू, के ग्रेटर देन 1 आ जाएगा फॉर अदर मीडियम के लिए, एयर या वैक्यूम के अलावा अदर मीडियम के लिए के की वैल्यू आना ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। के की वैल्यू इनफाइनाइट होता है फॉर मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। कल मैं आपको बता रहा था चार्जेस के बारे में कि अगर मेटेलिक कंडक्टर होगा, मेटेलिक शीट होगी, तो वहां एक फार्मूला आपको लिख के दिया था, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान के, 1 माइनस 1 अपान के की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, के की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, वहां पर ये जो फार्मूला था क्यू डैश इक्वल टू ये माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपान के, यहाँ इन्फिनिटी रखोगे ये मेटल के लिए, ये इन्फिनिटी 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, क्यू डैश कितना रहेगा माइनस क्यू। इसलिए आपको पता था मेटल ही एक ऐसा होता है जिसपे कि चार्जेस जो है इंडक्शन के थ्रू इक्वल एंड अपोजिट आता है। चार्ज इंडक्शन के थ्रू हमें मैक्सिमम इक्वल आएगा, अदरवाइज उससे लेस आएगा, क्योंकि लेस होने के लिए फिर ये 1 माइनस 1 में से इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रही, 2 रही, 0.5 रही है, 80 रही, 86 रही, जितना भी। ये मैंने आपको बता दिया, ये के बारे में बता दिया। एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू इतनी होती है, याद हो जाए तो ठीक, न याद हो परेशान होने की जरूरत नहीं। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी, या और दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, CONST कांस्टेंट है, पूरा नहीं लिखा है मैंने, कांस्टेंट। एप्सिलॉन मीडियम अपॉन फ्री स्पेस, ये इतना आ गया। यहां से एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी निकालना हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू के गिवन रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू होती है, रख देंगे आ जाएगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम मिलती रहती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमको ये कूलम्स ने बताया, कूलम्स के थ्रू जो फोर्स निकल गया है अट्रैक्शन रिपल्शन, वो मैग्नीट्यूड उसका प्रोडक्ट, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसको कह सकते हैं ना, लिख के दिया मैंने प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ,
ये इनवर्स, ये स्क्वायर हो गया, इनवर्सली हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। जो भी क्वांटिटीज स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी उनको बोला जाता है कि वो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। अब यहां पर हमने देखिए दो पॉइंट चार्ज लिया था, यहां पर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज Q1 Q2, कोई भी चार्ज होगा, ये इनके बीच की डिस्टेंस है x, तो इनका जो है यहां पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू, अब क्या लिख दिया, ये k मतलब 1/4πε0, ये k वो नहीं है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, वो नहीं है, ये k कांस्टेंट है 1/4πε0, Q1 into Q2 अपॉन x स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा। ये चार्जेस यहां पर इनका मास भी होगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है, चार्ज Q बराबर N इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज निकल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहां पर अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे इसका मास दिया जाएगा, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m1। तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। बट ये m1 m2 अगर दो मास हैं, इनके बीच की डिस्टेंस x है, तो लास्ट ईयर आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, न्यूटन ने बताया है कि अगर दो बॉडीज हैं वो कुछ डिस्टेंस पर रखी गई हैं तो इनके बीच में एक ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ऑलवेज अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। Fg आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन x स्क्वायर। इसी का एनालॉग है ये, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जा रहा है, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मास से जा रहा है। ये भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ये k कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। यहां पर ये जो हो जाएगा इनका, ये दोनों एनालॉग है, ये फार्मूला और फार्मूला। फर्क क्या है, न्यूटन ने जो बताया था दो बॉडीज के बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर। अब अगर सपोज कर लीजिए ये हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन E और ये E, इसका मास होगा me, यहां पर होगा me, यहां पर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की डिस्टेंस x है, तो इनका अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे Fe आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ k Q1 Q2 1.6 इंटू 10⁻19, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इतना Q1 Q2, ये Q1 E इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ चाहे अभी ऐसे लिख दीजिए, यहाँ इसको लिख दिए K इंटू ई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इतना है। इसको हम आगे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा अपॉन x स्क्वायर, ये इतना जाएगा। फिर इनका अगर ये कूलम्स के अकॉर्डिंग, अब अगर हमको न्यूटन के अकॉर्डिंग देखना हो तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रहेगा कैपिटल G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 6.67 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये इसका होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इतना जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी इनको सिंप्लीफाई कर लिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा निकल के आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये अप्रोक्सीमेट जो आएगा ये आएगा 10⁻43 टाइम्स ऑफ Fg आ जाएगा, Fg ये इतना Fe पावर में बता रहा हूं, ऑर्डर इतना आएगा। ये इलेक्ट्रॉन रखा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखा होगा तो चार्ज तो ही आएगा, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻19, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg
और प्रोटॉन का मास हो जाएगा, प्रोटॉन का मास हो जाएगा, इसका गिवन रहेगा मास, उसकी पावर हो जाएगा -10⁻27 के ऑर्डर में आएगा। प्रोटॉन का मास जो आ जाएगा 10⁻27 रखा जाएगा उसका। तो अब वहां पर पावर नहीं, इसमें उसको सॉल्व करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन होगा, तो उसका निकल करके आ जाएगा 10⁻39 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ ये इतना बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। अब इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूं किस ऑर्डर में होता है। तो इसका ऑर्डर देखिए, इसमें न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये ग्रेटर देन हो जाएगा वीक फोर्सेस, और ये ग्रेटर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे जो वीक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये वीक फोर्स मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, इनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो सब वीक फोर्सेस कहलाते हैं। सबसे तगड़ा न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करके दिखाया कि 10 अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रॉन के बीच में 10⁻43 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होंगे, ये फोर्सेस, ये एक्शन रिएक्शन होते हैं। एक जितना दूसरे लगा रहा है, दूसरा वाला उस पर लगा रहा है फोर्स। ये तो हमने कुछ डिस्टेंस ले लिया था, वरना बॉडी टच में होनी चाहिए, बॉडी टच में रहेंगी, क्योंकि सिंगल बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिंगल बॉडी पर अगर इक्वल एंड अपोजिट लगता है तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता। इसमें दो बॉडीज कांटेक्ट में होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन follows Newton's third law, action reaction। ठीक, ये इतनी चीजें, ये इनका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रो, और ये जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। कुछ भी मीडियम हो दो बॉडीज के बीच में, उनके बीच ऑलवेज वो लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होगा ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, ये पोजीशन डिपेंडेंट होगा। अगर एक चार्ज को हम स्फीयर के सराउंडिंग ऐसे पूरा एक राउंड लगा दें, पूरा एक राउंड लगाएं, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जहां से स्टार्ट किया वहीं आकर के फिर पहुंच गया। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन। अब जैसे अगर फ्रिक्शन देखा जाता है, फ्रिक्शन पूरा काम करता है, पूरे पाथ पे लगता है फ्रिक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होंगे, ये जो है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। ये सेंटर टू सेंटर लगेगा। सेंटर टू सेंटर कैसे लगेगा? जैसे
एक चार्ज पार्ट के लिए, एक दूसरा चार्ज पार्ट के लिए, इनके सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन ये होगी। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये ऐसा एक दूसरे इधर रिपल करेगा, इसी लाइन पर जो लाइन जा रही है ऐसे रिपल, ये इसको इधर रिपल करेगा इधर। अगर ये क्यू है, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये क्यू चार्ज है, और ये यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये सेंट्रली अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये है, ठीक है। ये जो सेंटर वाली लाइन है इसी लाइन पर रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये वाला इधर लगा देगा या ये वाला इस साइड लगा देगा, सेंटर, इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो वैलिड होते हैं ये बहुत कम डिस्टेंस तक के लिए वैलिड होते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलिड जो होगा 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी, एक फर्मी तक के लिए। अगर इससे कम डिस्टेंस हो जाएगी तो जो अट्रैक्शन लग रहा है ये अट्रैक्शन नहीं लगेगा, उल्टा हो जाएगा, रिपल्शन लगने लगेगा। प्लस माइनस चार्जेज होंगे, प्लस होगा और माइनस ही होगा, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन लगना चाहिए, लेकिन ये फेल हो जाएगा। कब फेल होगा? जब इनके बीच की डिस्टेंस फर्मी से भी कम आ जाएगी, यानी 10⁻⁻15 में अगर पहुंच गई, या 10⁻⁻16, -17, -18 इस तरीके से अगर आ गई तो अट्रैक्शन नहीं लगेगा, प्लस माइनस होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। इसलिए जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलिड होता है ये इससे कम तक के डिस्टेंस के लिए होगा, 10⁻12, -13, -14 तक के लिए प्लस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने जो है अब बाकी ये फॉलो करेगा, इसको जो है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स जो होगा, एक कोई पॉइंट चार्ज पे डिफरेंट पॉइंट चार्जेस के थ्रू, डिफरेंट पॉइंट चार्जेस होंगे किसी एक पॉइंट पर, डिफरेंट चार्जेस के थ्रू जो फोर्स लगता है, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ही कहलाता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ये कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होगा, एक पॉइंट चार्ज ये है, अब एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, या जैसे भी सर्कल बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए, ट्राइंगल बना दिए, यहाँ पे जितने सारे चार्ज के थ्रू जो फोर्स लगेगा उनका वेक्टर सम इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि अब ये जो है, आज मैंने आपको फोर्स के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करा दिया, इसका कंपैरिजन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दिया, ठीक है। अब इसके बारे में कल आप वेक्टर को रिवाइज करके आइएगा कि एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहे हो। वेक्टर फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत सारी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें एक फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। इनको हम जब भी सम निकालेंगे तो वेक्टर सम यूज करेंगे। अब एक पॉइंट पर अगर दो वेक्टर काम करता है थीटा एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। इनका डायरेक्शन आ जाएगा, क्या आएगा? तो ये कल एक हल्का सा आपको रिवीजन करा करके फिर इसका एप्लीकेशन आएगा। हम फोर्सेस जब निकालेंगे, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कल फोर्स के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और फोर्स पर ही बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर आपको धीरे धीरे इस पर कॉन्फिडेंस आएगा। वीडियो को रोक करके कई दफे इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जैसा कि हमने आपको पहले दिन बताया इंट्रो वाले लेक्चर में। 25 मिनट देखिए, 5 मिनट के गए, ठीक, फिर नेक्स्ट 25 मिनट देखिए, फिर गए, और फिर इसको पूरा नोट्स बनाना है आपको। अपना रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, रजिस्टर बना लिए, उस रजिस्टर को मेंटेन करते रहिए। इतना डेली लिखते जाइए। ये नहीं कि चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, लिख लेंगे। घर में फ्री है, ना कोई टीचर देखने वाला, ना सेवानी सर देखने वाले, ना कोई पूछने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रजिस्टर आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इसको डेली अपना कॉपी में लिखते जाइए, मेंटेन करते चलिए।